दहेज प्रथा अधिनियम। दहेज प्रथा अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम महिलाओं का पूरा पूरा सम्मान करता हूं। इससे पहले एक मैं उदाहरण देता हूं, बार बार उसको धमकी, आत्महत्या कर लेगी, फांसी लगा लेगी, छत पर से कूद जाएगी। वो अपना कहानी सुनाया, जब तुमने कोई अपराध नहीं किया, जब तुमने कभी कोई डॉरी का डिमांड नहीं, लोग से लोग परेशान हैं गांव में, इतने के मुकदमा से डर कर कितने लोग। और दुर्भाग्य है कि जब पुरुष प्रताड़ित होता है तो उसकी आवाज कोई नहीं उठाता। दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है, और इस एक्ट के तहत आप पर दबाव बना रही है तो आपको डरने की 7 साल तक का पनिशमेंट है। उस मुकदमा में पुलिस को 41 सीआरपीसी का लाभ देते हुए गिरफ्तार नहीं करना। ससुर, ननद, गोतनी, भैंसुर, इन सब का बेल न्यायालय से अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल न्यायालय से तुरंत हो जाता है। यदि आप बात करें हस्बैंड की, तो हस्बैंड का भी अग्रिम जमानत सेशन न्यायालय से या हाई कोर्ट से हो जाता है। दहेज प्रथा अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम यानी 34, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम यानी 498A प्रताड़ना से संबंधित कानून। आज मैं इस पर बोलने जा रहा हूं, और मैं रमेश सिंह चंदेल। दहेज प्रथा के कानून पर मैं कुछ बोलना शुरू करूं, इससे पहले मैं एक उदाहरण देता हूं जो काल्पनिक नहीं है, किताबी नहीं है, शब्दों के माध्यम से। जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया था, जब मैं वकालत शुरू किया था, तो मेरे शुरू के ही दिनों में मेरा एक मित्र दहेज प्रथा के कानून से डरकर उसकी पत्नी बार बार उसको धमकी दिया करती थी, बार बार उसको धमकी दिया करती थी कि उसकी बात मानो, उसकी बात माना जाए, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगी, फांसी लगा लेगी, छत पर से कूद जाएगी। और ऐसा मित्र जिसके घर में कोई था ही नहीं, बस एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी सज्जन माँ, और मेरा दोस्त, बस 2 परिवार। और उसमें एक महिला को दिक्कत हो रहा था और बार बार वो दहेज प्रथा की धमकी दे रही थी कि मुकदमा कर देंगे। इवन मुकदमा कर भी दी, मुकदमा कर भी दी। मेरा वह दोस्त, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी का सीक्रेसी भंग करने का हमको अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। तो मेरा वह दोस्त पत्नी से डरकर, दहेज प्रथा के मुकदमा से डरकर आत्महत्या करने जा रहा था। बचाने वाले ईश्वर हैं, जान देने वाले भी ईश्वर हैं। इत्तेफाक कि कई वर्षों के बाद मेरा मुलाकात यूं ही चलते चलते हो गया जब वह आत्महत्या करने जा रहा था। पूरी कहानी बड़ी दुख भरे स्वर में, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो मेरा वह मित्र भी देखेगा जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। आवाज में, टूटा आवाज में, कारुणिक आवाज में वो अपना कहानी सुनाया। मैंने कहा कि जब तुम सही हो, जब तुमने कोई अपराध नहीं किया, जब तुमने कभी कोई डॉरी का डिमांड नहीं किया, फिर किस बात का डरना? बताना ही काम है, समझाना ही मेरा काम है। मैं उसको समझाया, मुकदमा उसका लड़ा, जमानत से डरता था कि दहेज प्रथा के केस में चूंकि गांव सलाह ले लीजिए, क्योंकि गांव देहात में सलाह मुफ्त में बढ़ता है, और गांव देहात के लोगों के कारण ही आज पत्नी से प्रताड़ित होकर दहेज प्रथा के मुकदमा से डरकर कितने लोग या तो परिवार छोड़कर कहीं जा चुके हैं, परिवार वाले भटक रहे हैं उनको खोजने के लिए, वो मिल नहीं रहा, या फिर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और दुर्भाग्य है कि जब पुरुष प्रताड़ित होता है तो उसकी आवाज कोई नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि यहां वोट बैंक का राजनीति है। सही भी है, कुछ हद तक यह मैं मानता हूं कि दहेज प्रथा से महिलाएं प्रताड़ित होती रही है प्राचीन काल से,
परंतु एक सच यह भी है कि आज दहेज प्रथा से प्रताड़ित होने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग शिक्षित हो चुके हैं और वह अब दहेज प्रथा और दहेज प्रथा के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुछ आज भी है। अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो 40 से 30% आज भी है। साथियों, दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध है। ना आप दहेज ले सकते हैं और ना दे सकते हैं। कानूनन अपराध के साथ साथ दहेज लेना और देना एक सामाजिक बुराई भी है, एक कुरीति भी है जिसको दूर करने की जरूरत है। और जो देखता हूं, जो होता है और जो सच है वही बताने का प्रयास करता हूं, ताकि वे लोग जो इस कानून का शिकार हैं, जो निर्दोष होते हुए भी इस कानून के पेच में फंसे हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। साथियों, दहेज प्रथा का कानून, यदि आपने दहेज नहीं मांगा, यदि आपने दहेज के नाम पर अपने पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया, दहेज दौड़ी का मांग करना एक तरह से दौड़ी एक्ट के तहत ही आता है। तो यदि आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया और आपकी बहू, आपकी पत्नी इस एक्ट के तहत, उसकी मंशा कुछ और है और इस एक्ट के तहत आप पर दबाव बना रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप निर्दोष हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो यदि पत्नी आप पर, आपकी बहू आप पर दौड़ी एक्ट के नाम पर दबाव बना रही है कि मैं आपको जेल भेज दूंगा, मैं आपको जेल में सड़ा दूंगा, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक गाइडलाइन के अनुसार जिस मुकदमा में 7 साल तक का पनिशमेंट है, उस मुकदमा में पुलिस को 41 सीआरपीसी का लाभ देते हुए गिरफ्तार नहीं करना है। इस मुकदमा में भी 7 साल तक का ही सजा का प्रावधान है। इसमें पुलिस बेल भी होता है, पुलिस बेल भी दे सकती है, 41 सीआरपीसी का लाभ दे सकती है। अगर नहीं तो न्यायालय की बात कहें, अगर पुलिस का डिमांड ज्यादा है, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और पुलिस आसानी से कोई लाभ देती भी नहीं है, हालांकि पुलिस में करता नहीं है, यह भी सच्चाई है। तो अगर पुलिस के कार्य प्रणाली से आप बचना चाहते हैं तो तुरंत ही अपने विद्वान अधिवक्ता महोदय के पास जाएं। अदर देन हस्बैंड से तात्पर्य है कि हस्बैंड के अलावे जितने भी लोग हैं, सास, ससुर, ननद, गोतनी, भैंसुर, इन सब का बेल न्यायालय से अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल न्यायालय से तुरंत हो जाता है। यदि आप निर्दोष हैं तुरंत हो जाता है। आप लोग जमानत करा लें, जमानत कराने के बाद ट्रायल फेस करें, निश्चित तौर पे आप रिहा हो जाइएगा। बात करें हस्बैंड की, तो हस्बैंड का भी अग्रिम जमानत सेशन न्यायालय से या हाई कोर्ट से हो जाता है। किस परिस्थिति में? आप पत्नी को रखने के लिए तैयार है, पत्नी को ससम्मान रखने के लिए तैयार है, तो उस परिस्थिति में आपका जमानत भी हो जाता है, होता है, हो रहा है। न भी रखने के लिए तैयार है, क्योंकि आप डर रहे हैं कि पत्नी आएगी, आपके घर पर आत्महत्या कर लेगी, सुसाइड कर लेगी, आपको डौरी डेथ के केस में फंसा सकती है, तो उस परिस्थिति में भी जमानत, एंटीसिपेटरी बेल होता है। अग्रिम जमानत की सुविधा दहेज प्रथा के कानून में है। दहेज प्रथा के कानून में अग्रिम जमानत की सुविधा है, अग्रिम जमानत होता है। ए लॉट ऑफ केसेस में मैंने भी करवाया है और सारे अधिवक्ता महोदय ने अपने अपने लोगों को दहेज प्रथा के केस में एंटीसिपेटरी बेल करवाए होंगे। आप भी अपने अधिवक्ता महोदय से सलाह ले सकते हैं। अग्रिम जमानत की सुविधा, अग्रिम जमानत की सुविधा, एंटीसिपेटरी बेल की सुविधा दहेज प्रथा के केसेस में है। अब एक बार जमानत हो गया, आप निर्दोष हैं, जमानत हो गया, फिर क्या होता है? फिर ट्रायल होता है। आप अपना पक्ष रखिए और आपकी बहू, आपकी पत्नी भी अपना पक्ष रखेंगे और निश्चित तौर पर जब ट्रायल चलता है, जब ट्रायल लंबा चलता है, तो इस दरम्यान न्यायालय के समक्ष वो सारी चीजें आ जाती है जो सच है। और दहेज प्रथा के केस में रिहाई भी होता है, हस्बैंड का भी रिहाई होता है,
ससुराल वालों का भी रिहाई होता है और कुछ नहीं है। यदि आप निर्दोष हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने डौरी का डिमांड नहीं किया, तो दहेज प्रथा के केस आपके लिए कुछ नहीं।